हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 16 लेकर आए हैं और इस 16वें मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 16वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 16वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 5 का संबंध है 125 के साथ में, उसी प्रकार से संख्या 8 का संबंध किसके साथ में होगा। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 5 से यहां पर 125 है किस प्रकार से बना है। तो मेरे भाई, यहां पर 5 से 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है क्यूब। यदि हम 5 का क्यूब कर देंगे तो 5 का क्यूब होता है 125। और ध्यान से देखिए 125 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 8 के अंदर है और 8 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 5 की तरह इस 8 का भी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 8 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 8 का क्यूब होता है 512। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 512। और ध्यान से देखिए संख्या 512 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पीतल, कांसा और मिश्र धातु, इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और देखिए आपके एग्जाम में वेन डायग्राम से संबंधित लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखना है और उसके बाद में उन सभी शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन है। जैसे यहां पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे पीतल और कांसा के बीच में। क्या पीतल और कांसा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, पीतल और कांसा इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, पीतल और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या पीतल और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो आंसर है पीतल और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो मेरे भाई पीतल एक प्रकार का क्या होता है, मिश्र धातु होता
होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, कांसा और मिश्र धातु के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या कांसा और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, कांसा और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई कांसा भी एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। अब यहां पर इतना आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम वेन डायग्राम तैयार करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, आपको पता चला कि जो पीतल और कांसा है ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। और आपको एक चीज और पता चली कि पीतल क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है, और कांसा भी क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है। यानी कि इन तीनों शब्दों में से कॉमन शब्द है मिश्र धातु। तो यहां पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए, मिश्र धातु के लिए। उसके बाद में देखिए पीतल क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है, तो पीतल का आरेख आ जाएगा किसके अंदर, मिश्र धातु के अंदर है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या बच गया, कांसा बच गया। कांसा भी क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है, तो मेरे भाई कांसा का आरेख भी आ जाएगा किसके अंदर, मिश्र धातु के अंदर है। और ध्यान से देखिए पीतल और कांसा दोनों क्या है, अलग अलग हैं। यानी कि पीतल, कांसा और मिश्र धातु इन तीनों शब्दों का 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है? तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दी गई आकृति के अंदर आपको सिंगल फलक वाले त्रिभुज काउंट करने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 2 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 3 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, इसी प्रकार से देखिए 4 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, 5 नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, और इसी के जस्ट नीचे ये हो जाएगा 6 नंबर त्रिभुज। यानी कि दी गई आकृति में सिंगल फलक वाले कितने त्रिभुज हैं, 6 हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, डबल आकृति वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, यदि हम इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ से बन जाएगा 1 त्रिभुज। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए यदि हम 1 नंबर त्रिभुज और 3 नंबर त्रिभुज यदि हम इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे तो 1 त्रिभुज ये बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए मेरे भाई 5 नंबर त्रिभुज और 6 नंबर त्रिभुज, यदि हम इन दोनों को भी आपस में मिला देंगे तो 1 त्रिभुज यहाँ से ये बन जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई ध्यान से देखिए यहीं से एक क्वेश्चन यानी कि मेरे भाई एक क्या बनेगा, नया त्रिभुज और बनेगा, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ से देखिए 2 नंबर त्रिभुज है, ठीक है, और मेरे भाई 4 नंबर त्रिभुज है, इसके साथ में इस खाली स्थान को देखिए और यहां से मिलाकर एक त्रिभुज बन जाएगा ये। यहां पर हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज है? तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को यहां पर काउंट कर लेंगे। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर है 6 के बाद में हो जाएगा 7, उसके बाद में 8, फिर 9 और उसके बाद में 10। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 10। और ध्यान से देखिए 10 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के अंदर या फिर ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को कवर कर जाओगे। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 63 है, 63 के बाद में 82, 82 के बाद में 102, 102 के बाद में 123 है, 123 के बाद में 145 है और 145 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 63, 63 के बाद में संख्या दी गई है 82। तो मेरे भाई 63 से 82 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 63 के अंदर क्या कर दें प्लस 19 कर दें तो 63 और 19 मिलकर बन जाएगा 82। फिर देखिए 82 के बाद में दिया गया है 102। तो मेरे भाई 82 से 102 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 82 के अंदर क्या कर दें प्लस 20 कर दें तो 82 और 20 मिलकर बन जाएगा 102। फिर देखिए 102 के बाद में दिया गया है 123, तो 102 से 123 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 102 के अंदर क्या कर दें प्लस 21 कर दें तो 102 और 21 मिलकर बन जाएगा 123। फिर देखिए 123 से कितना बन रहा है, यानी कि आगे दिया गया है 145, तो 123 से यहाँ पर 145 कैसे बनेगा, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यदि हम 123 के अंदर क्या कर दें प्लस 22 कर दें तो 123 और 22 मिलकर बन जाएगा 145। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 145 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ प्लस 19, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 20, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 21, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 22, यानी कि यहाँ पर संख्या कंटिन्यू चल रही है। देखिए पहले 19, उसके बाद में 20, उसके बाद में 21, उसके बाद में 22। अब यहाँ पर 22 के बाद में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 23 प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 145 के अंदर क्या कर दें, इस 23 को ऐड कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर देखिए हम क्या कर देंगे, इस 145 के अंदर क्या कर देंगे 23 को
ऐड कर देंगे तो मेरे भाई 145 और 23 मिलकर बन जाएगा 168। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 168। और मेरे भाई ध्यान से देखिए संख्या 168 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब भी आप एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न को सोल्व करो तो करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 14, 14 के बाद में 17, 17 के बाद में 22, 22 के बाद में 29, 29 के बाद में 40 और 40 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 14 से यहाँ पर 17 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 14 और 3 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 22, तो 17 से 22 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 17 और 5 मिलकर बन जाएगा 22। फिर देखिए 22 से कितना बन रहा है 29, तो 22 से 29 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 22 के अंदर क्या कर दें +7 कर दें तो 22 और 7 मिलकर बन जाएगा 29। फिर देखिए 29 से कितना बन रहा है 40, तो 29 से 40 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 29 के अंदर कल क्या कर दें +11 कर दें तो 29 और 11 मिलकर बन जाएगा 40। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 40 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ है +3, उसके बाद में क्या हुआ है +5, उसके बाद में क्या हुआ है +7, उसके बाद में क्या हुआ है +11। यानी कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं मेरे भाई ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि 3, 5, 7, 11 सभी की सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो मेरे भाई 11 के बाद में भी क्या होगा, कोई सी क्या आएगी, अभाज्य संख्या आएगी। तो मेरे भाई 11 के जस्ट आगे कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो मेरे भाई 11 के बाद में संख्या 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद में अभाज्य संख्या आएगी 13। और ध्यान से देखिए यदि हम इस 40 के अंदर क्या कर दें +13 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए 40 के अंदर 13 को ऐड कर देंगे तो मेरे भाई 40 और 13 मिलकर बन जाएगा 53। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 53। और ध्यान से देखिए 53 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए है 35%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 43% और ऑप्शन डी है
55%। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो याद रखना थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी है हीलियम गैस और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो हाइड्रोजन गैस है मेरे भाई ये हाइड्रोजन गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से एजोला का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिकाओं के समूह को कहते हैं उत्तक। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मूल कर्तव्य के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 ए में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 53 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51 ए में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मूल कर्तव्य के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में बताया गया है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में और ऑप्शन डी है गुजरात राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस भारतीय शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपुर शहर को, ऑप्शन बी है जोधपुर शहर को, ऑप्शन सी है जैसलमेर शहर को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय शहर जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल से, ऑप्शन बी गोल्फ खेल से, ऑप्शन सी पोलो खेल से और ऑप्शन डी है बोट रेस से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस खेल से संबंधित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1568 में, ऑप्शन बी 1552 में, ऑप्शन सी 1576 में और ऑप्शन डी है 1584 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1576 में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1858 में और ऑप्शन डी है 1853 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए है डायनेमो के द्वारा, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर के द्वारा, ऑप्शन सी है विद्युत मोटर के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी यह मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए काराकोरम दर्रा, ऑप्शन बी है बुर्जील दर्रा, ऑप्शन सी है भोरघाट दर्रा और ऑप्शन डी है पालघाट दर्रा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पुणे और मुंबई को आपस में जोड़ने वाला दर्रा है भोरघाट दर्रा। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।